मुझे माँ अक्सर कहती थी, बेटा हालात बदलते हुए देर नहीं लगती, देखना तुम बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करोगे। तुम्हारी ज़िंदगी की सारी परेशानियाँ देखना पलक झपकते ख़त्म हो जाएंगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अब तो माँ इस दुनिया में नहीं रही थी, मगर उनकी ये बातें मेरे लिए अंधेरे में किसी रोशनी का काम करती थी। मैं माँ की बातों को याद करते हुए अच्छे मुस्तकबिल की आस जी रहा था। सारा दिन मैं रक्षा लेकर यहाँ से वहाँ फिरता रहता, इसी आस में एक अच्छी सवारी मिल जाए तो मेरा भी गुजारा अच्छे से हो सके। घर में दो जवान बहनें बैठी थी जिनकी मुझे शादी भी करनी थी। इन दोनों की उम्र निकलती जा रही थी, उनके सर में चांदी उतर रही थी और उन्हें देख देख कर मुझे अपना आप किसी मुजरिम जैसा लगता था। मुझे लगता था जी सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। अगर मैं पढ़ाई में अच्छा होता, किसी काबिल होता तो आज ये सब ना होता। बचपन में पढ़ाई से दूर भागता था। अम्मी अब्बू ने बहुत कोशिश की कि मैं पढ़ लिख कर किसी काबिल बन जाऊँ, मगर मैंने उनकी इस ख्वाहिश को ना पूरा करना था ना पूरा किया। सारा दिन आवारा लड़कों के साथ घूमता रहता। अम्मी मुझे अक्सर कहती थी, बेटा अगर आज तू वक्त की कदर नहीं करेगा तो ये वक्त तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा, फिर तुम्हारे हाथ पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। मगर मैं इन बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करता था। वक्त यूं ही रेत की तरह मेरे हाथों से फिसलता जा रहा था। मैंने मैट्रिक तक मुश्किल तालीम हासिल की थी। अब्बू ने मेरा कॉलेज में दाखिला करवा दिया था। वो अपना पेट काट कर मेरी पढ़ाई के खर्चात उठाते, मगर मुझे पढ़ाई में रत्ती बराबर भी दिलचस्पी नहीं थी। सारा सारा दिन दोस्तों में घूमने में वक्त बर्बाद कर देता और फिर जब रिजल्ट आया तो मैं फेल था। ये देखकर अब्बू को बहुत रांझ हुआ। उन्होंने मुझे बहुत कहा कि मैं पढ़ाई पर तवज्जो दूँ। एक दिन अब्बू चुपके से अपनी आंखें मूंद कर हमेशा के लिए दुनिया से हमें अकेला छोड़कर चले गए। अब जब मुझ पर घर की जिम्मेदारी आन पड़ी तो मुझे एहसास हुआ कि माँ बाप की बातें ना मानकर मैंने कितना बड़ा जुल्म किया। अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी। अब मैं घर वालों की ज़रूरतें कैसे पूरी करूँगा। दिन रात इसी शशोपांच में गुजर रहे थे। अम्मी तो इद्दत में थी, घर का सौदा सलफलाना ज़रूरत के सारे काम मुझे ही अंजाम देने पड़ते थे, जिन कामों को आज से पहले करने के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। एक अजीज़ ने रहम खाकर मुझे रक्षा लेकर दिया था और यूँ जिंदगी की गाड़ी चलने लगी थी, मगर उससे सिर्फ ज़रूरियात ज़िंदगी ही पूरी हो सकती थी। जब से अबू इस दुनिया से गए थे, माँ तो बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी थी। हर वक्त ही वो अब्बू को याद करके रोती रहती थी। यही रोग उनकी जान लेने का सबब बन गया। अम्मी अब्बू दोनों ही हम बहन भाइयों को अकेला छोड़कर चले गए थे। दोनों बहनें मुझसे बड़ी थी और दोनों ही अपने बड़े होने का फ़र्ज अदा करती, मुझे जीने का ढंग सिखाती और मैं सर झुकाए उनकी सारी बातों को सुनता रहता। अब मुझे इस बात का अच्छे से पछतावा हो रहा था कि काश मैंने वक्त पर सब की बातों को गौर से सुना होता तो आज ये सब ना होता। अगर आज मैं पढ़ा लिखा होता तो किसी काबिल बन जाता। पछतावे दिल में समेटे हुए मैं सारा दिन सारी रात रक्षा चलाता रहता। ये उस रात की बात है कि मैं एक वीरान रास्ते से गुजर रहा था। आज बहुत सर्द मौसम था, बारिश भी हो रही थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज के दिन मुझे कोई सवारी मिलेगी, मगर मैं फिर भी स्टॉप पर खड़ा मुसाफिरों का इंतजार कर रहा था। फिर एक नौजवान जोड़ा मेरे पास आया। उनकी गालबन गाड़ी खराब हो गई थी। उन्होंने मुझसे लिफ्ट ली और किराया भी वो मुझे माकूल दे रहे थे। मैं खुशी खुशी उनके साथ चलने पर तैयार हो गया था। बारिश खूब बरस रही थी। इतने में बारिश में रक्षा चलाना आसान काम नहीं था, मगर मुझे घर का किराया भी देना था और बिजली का बिल भी, और इसमें चंद ही दिन बाकी रह गए थे। अगर मैं इसी तरह मौसम को देखकर काम छोड़ देता तो मुझे दूसरों से उधार मांगना पड़ता। लगभग 2 घंटे गुजर चुके थे मुझे सफ़र करते हुए। जब मैं उन लोगों को मंजिल पर पहुंचा के वापस पलटा तो उन्होंने तयशुदा रकम से ज़्यादा रकम मेरे हवाले की थी। ये देखकर मेरा दिल खुश हो गया कि आजकल के ज़माने में भी मेहरबान और फरिश्ता सिफ्त लोग मौजूद हैं। उन्होंने मुझे रात रुकने का भी कहा। इतनी रात को मेरा वापस जाना सही नहीं है। दरमियान में एक वीरान सुनसान रास्ता भी आता है जहाँ चोर और चक्के बाकसरत पाए जाते हैं, मगर मैं वहाँ रुककर वक्त ज़ाया नहीं कर सकता था। मेरी दोनों बहनें अकेली थी। अगर मैं घर ना जाता तो वो परेशान होती। यही सोचकर अल्लाह का नाम लेकर मैंने रक्षा स्टार्ट कर दिया था और फिर मैं जब वीरान रास्ते से गुजर रहा था तो तब मैंने देखा कि वहाँ पर एक गाड़ी खड़ी थी, जिस बात ने मुझे रुकने पर मजबूर कर दिया था। वो एक लड़की का फरियादें करता हुआ अंदाज था। वो लड़की बहुत बुरी तरह से रो रही थी, अपनी मदद के लिए पुकार रही थी। न चाहते हुए वो मेरे पैर ब्रेक पर जा लगे। मैंने रक्षा एक घनी झाड़ी के पीछे खामोशी से रोक दिया था। दिल सीने में हथौड़े की तरह बज रहा था। बारिश अब भी हल्की हल्की हो रही थी, जिसकी तड़तड़ाहट ने माहौल को मजीद खौफनाक बना दिया था। मैंने रक्षे की हेडलाइट्स बंद कर दी ताकि दूर से किसी को मेरी मौजूदगी का इल्म ना हो सके। चंद कदम के फासले पर एक चमचमाती काली गाड़ी खड़ी थी और उसकी रोशनी में मुझे दो हैबतनाक साए नजर आ रहे थे। वो लोग एक नौजवान लड़की को घसीटते हुए सड़क से दूर ले गए और वहां मौजूद एक पुराने बरगद के दरख्त के साथ उसे मजबूत रस्सियों से जकड़ दिया। लड़की की सिसकें दूर से सुनाई
दिखाई दे रही थी, मगर वो लोग बेरहम थे। जब वो इसे बांध चुके तो उनमें से एक गसीली आवाज़ में बोला, सामान गाड़ी में रह गया है, जल्दी से ले आओ, इससे पहले कि कोई यहाँ से गुजर जाए। वो दोनों वापस गाड़ी की तरफ मुड़े। शायद वो कोई और औजार या कोई और ज़रूरी चीज़ लेने गए थे। यही मेरा मौका था। मेरे दिल में मेरे घर की दो जवान बहनों का चेहरा घूम गया। मैंने सोचा, अगर आज इस लड़की पर जुल्म हो गया और मैंने उसकी मदद ना की तो कल मेरी बहनों के साथ भी ऐसे हो सकता है। मैंने एक गहरा सांस लिया, दिल में ये सोचकर कि खुदा हमेशा नेक काम करने वालों का साथ देता है। मैंने फैसला कर लिया। मैं दबे कदमों कीचड़ और गीली घास पर चलता हुआ इस लड़की तक पहुंचा। मेरा कदमों की आवाज़ बारिश की बूंदों में छुप गई थी। लड़की मुझे देखकर बुरी तरह डर गई। उसकी आंखें खौफ से फटी हुई थी, लेकिन जैसे ही उसने मेरे हाथ में रस्सी, एक छोटा चाकू देखा, उसकी आंखों में उम्मीद की एक मध्यम सी रमक जागी। शायद वो पहले मुझे इन डाकुओं का ही कोई साथी समझती थी। मैंने अपने लबों पर उंगली रखकर उसे खामोश रहने का इशारा किया। उसने हल्का सा सर हिलाया। उसकी आंखों में बेबसी और तशक्कुर दोनों थे। मेरे हाथ कांप रहे थे, खौफ और सर्दी की वजह से, या शायद जिंदगी में पहली बार इतनी बड़ी जुर्रत करने की वजह से। लेकिन मैंने तेजी से काम लिया। मैंने पहले उसके हाथों और फिर पैरों की रस्सियां काटी। वो जैसे ही आज़ाद हुई मेरे बाजू से लिपट गई। उसकी कमज़ोर गिरफ्त में भी खौफ की शिद्दत महसूस की जा सकती थी। मैंने सरगोशी में कहा, भागो। हम दोनों चोरों की तरह दबकते हुए रक्शे की तरफ भागे। मैंने पीछे पलटकर देखा, वो दोनों आदमी भी अभी गाड़ी से सामान निकालने में मसरूफ थे। शुक्र है मेरा रक्षा काफ़ी फासले पर एक झाड़ी की ओट में खड़ा था, इसलिए उन्हें शुबा नहीं हुआ था। मैंने लड़की को जल्दी से रक्शे की पिछली सीट पर बिठाया और खुद ड्राइवर सीट पर आ गया। इंजन की आवाज़ रात के सन्नाटे में किसी धमाके की तरह गूंजी। वो देखो, कोई उसे ले जा रहा है। पीछे से एक आदमी को कौशीली आवाज़ आई। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने रक्शे का एक्सीलेटर पूरी क़ुव्वत से दबा दिया। रक्षा कच्ची सड़क पर उछलता हुआ भाग रहा था। पीछे से एक बड़ी गाड़ी के स्टार्ट होने और टायरों के रगड़ने की आवाज़ें आ रही थी। वो मेरा पीछा कर रहे थे। अंधेरी रात, बारिश का मौसम और कच्चा रास्ता, मेरे लिए रक्षा संभालना मुश्किल हो रहा था। लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सी ताकत आ गई थी जो मेरी बहनों की हिफाजत के एहसास से जुड़ी हुई थी। मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं वो लड़की के साथ साथ मुझे भी कोई नुकसान न पहुंचा दे। लेकिन इस डर से बड़ा इत्मीनान इस बात का था कि मैंने एक मासूम लड़की की इज्जत और जान की हिफाजत किया। मैंने रक्षों को ऐसी तंग गलियों और रास्तों पर डाला जहाँ बड़ी गाड़ी का मुड़ना और पीछा करना मुश्किल था। मैंने रक्षों को कभी दाएं कभी बाएं, कभी एक छोटी सी कच्ची वादी की तरफ मोड़ा। इस भाग दौड़ में लड़की मुसलसल खामोश और सहम कर बैठी रही। वो तकरीबन पत्थर की मूर्त बन चुकी थी। लगभग आधा घंटा वो लोग शिकारी कुत्तों की तरह मेरे पीछे रहे, लेकिन आखिरकार जब मैं एक बड़े पुल के नीचे से गुजरकर दूसरी सड़क पर निकला तो उनकी गाड़ी की लाइट्स मेरे पीछे से गायब हो चुकी थी। मैंने इत्मीनान का गहरा सांस लिया। मैंने एक रोशन और महफूज सड़क पर रक्षा रोका। मेरा पूरा जिस्म पसीने और बारिश के पानी से शराबूर था। लड़की अभी तक सदमे में थी। मैंने उसे तसल्ली दी, बीबी अब आप महफूज हैं, घबराएं नहीं। उसने पहली बार मेरी तरफ देखा। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू थे और एक गैर मामूली चमक थी। उसने अपना दुपट्टा दुरुस्त किया और हकलाते हुए कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई है। मैंने पूछा, आप कहाँ रहती हैं? मैं आपको आपके घर छोड़ाता हूँ। उसने एक पोश इलाके का नाम लिया, डिफेंस फेज 4, मगर आप मुझे यहीं रोड पर उतार दें। मैंने इसरार किया, नहीं, मैं आपको आपके घर के दरवाजे तक छोड़ाऊंगा। इस वक्त अकेले जाना महफूज नहीं प्लीज़। उसने तकरीबन मन्नत करते हुए कहा, मैं अब यहाँ से खुद चली जाऊंगी। आपने जो किया है वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। उसे उसके घर जाने से रोकता। वो तेजी से रक्शे से उतरी, एक गली की तरफ मुड़ी और नज़रों से उजल हो गई। मैं सड़क पर अकेला खड़ा उसे जाते देखता रहा। मेरी आंखों में नदामत नहीं बल्कि एक ऐसी जीत की चमक थी जो शायद मैंने मैट्रिक के इम्तहान में पास होने पर भी महसूस ना की होती। मेरे दिल को एक गैर मामूली सुकून मिला। मैं माँ की बातों को याद करते हुए घर की तरफ पलटा। वक्त का पहिया अचानक मुलाकात उस वाक़े को गुजरे हुए 2 हफ्ते हो गए थे। सर्दियों का मौसम अब भी अपनी शिद्दत पर था। वक्त ने मुझे दोबारा मेरी इस रोज़मर्रा की रूटीन में मसरूफ कर दिया। रक्षा चलाना, शाम को बहनों के लिए राशन खरीद कर लाना, बिजली और पानी के बिलों की फिक्र करना। आयशा, वो रात का वाक़या धुंधला कर मेरी यादों को किसी कोने में चला गया था। मैंने इस वाक़े का जिक्र किसी से नहीं किया था, यहाँ तक कि अपनी बहनों से भी नहीं। एक दिन मुझे गोदाम से कुछ फर्नीचर का सामान लेकर इसी पोश इलाके में एक बड़े बंगले पर पहुंचाना था। ये शहर के सबसे महंगे इलाके में से एक था, जहाँ दाखिल होते ही गुर्बत और बदहाली के सारे एहसानात मांद पड़ जाते थे। मैं सामान बंगले की गेट पर उतार कर मजदूरी ले चुका था और
जैसे ही रक्शे को वापस मोड़ने के लिए स्टार्ट किया वो अचानक खड़खड़ा कर बंद हो गया। मैंने पूरी ताकत से हैंडल घुमाया, किक मारी, लेकिन रक्षा टच से मस ना हो। मैंने रक्षा धक्का देने की कोशिश कर रहा था कि बंगले का बड़ा सियानी गेट खुला और एक नई चमचमाती मर्सिडीज गाड़ी बाहर निकलने लगी। मेरा रक्षा एन गाड़ी के रास्ते में खड़ा था। गाड़ी का हॉर्न बुरी तरह गूंजा, जैसे मुझे फौरी तौर पर वहां से हट जाने का हुक्म दे रहा हो। मैं घबरा गया। मैंने फिर जोर लगाकर रक्षे को सड़क के किनारे धकेलने की कोशिश की, लेकिन वो बोझल था। गाड़ी का दरवाजा खुला और एक वजीहा सफेद पोश तकरीबन 60 साल शख्स गुस्से में बाहर निकला। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। तुम कौन हो और ये टूटा फूटा कबाड़ मेरे घर के सामने क्यों खड़ा कर रखा है? उसने सख्त लहजे में पूछा। क्या तुम्हें नजर नहीं आता कि मुझे गाड़ी निकालनी है? क्या ये तुम्हारे बाप की सड़क है? मैंने हाथ जोड़कर कहा, सर मैं माफी चाहता हूँ, मेरा रक्षा खराब हो गया, मैं अभी हटा देता हूँ, सिर्फ 2 मिनट दीजिए, 2 मिनट। उसने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा। वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। उसका परा आई था। उसने मेरा गिरेबान पकड़ा। मैंने खौफ के मारे आंखें बंद कर ली। मुझे लगा कि आज ये मीरजादा मेरा बुरकुस निकाल देगा। जैसे ही उसने मुझे मारने के लिए हाथ उठाया, एक नरम लेकिन पूरा इत्मीनान आवाज सुनाई दी। रुकिए पापा, रुक जाएं। बंगले के अंदर से एक नौजवान लड़की तेजी से बाहर निकली थी। उसके बाल अभी बिखरे हुए थे, जैसे वो जल्दी में कमरे से बाहर भागी हो। मैंने आंखें खोली तो वही लड़की सामने खड़ी थी जिसे मैंने उसे खौफनाक रात बचाया था। आयशा। उसने अपने बाप का हाथ मजबूती से रोका और मेरी तरफ इशारा करते हुए जज्बाती लहजे में कहा, पापा इन पर हाथ मत उठाइए, जो वही लड़का है, वही रक्षे वाला जिसने इस खौफनाक रात में अपनी जान पर खेलकर मेरी मदद की थी। अगर ये वहां ना होता, अगर ये इतनी हिम्मत ना दिखाता, तो आज मैं आपके सामने ना होती। ये सुनते उस शख्स के चेहरे का गुस्सा अचानक हैरत और फिर नदामत में बदल गया। उसका हाथ हवा में लटक गया। उसने मेरा गिरबान छोड़ दिया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने मुझे फौरन सीने से लगा लिया और बर्राई आवाज में बोला, बेटा, ओ मेरे बेटे, मुझे माफ कर दो। मैं नहीं जानता था कि तुम मेरे मुंह सुनो। मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा सलूक किया। इसने मेरा शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो इस रात के बाद से हर रोज इस नामालूम रक्षा ड्राइवर को तलाश कर रहा था जिसने उसकी इकलौती बेटी को जालिमों के चुंगल से छुड़ाया था। तुमने मेरी बेटी को दोबारा जिंदगी दी है। उसने कहा, तुम्हारे एहसान का बदला मेरी सारी दौलत भी नहीं उतार सकती। तुमने मेरी दौलत नहीं, मेरी इज्जत बचाई है। फिर आयशा ने आगे बढ़कर कहा, पापा, इनका रक्षा खराब हो गया है। मेरे लिए ये सब कुछ एक ख्वाब जैसा था। एक तरफ वो शख्स जो 2 मिनट पहले मुझे मारने पर तुला था और अब वही शख्स मुझे मोहब्बत से गले लगा रहा था। रक्षा। बंगला मालक ने मेरी तरफ देखा। फिक्र न करो बेटा, तुम्हारा रक्षा भी ठीक हो जाएगा। उसने फौरन अपने सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया। उसे हुक्म दिया कि वो करीबी वर्कशॉप से मिस्त्री को बुलाकर लाए और रक्षे की मरम्मत कराए। अब तुम अंदर आओ। उसने शफकत से मेरे कंधे पर हाथ रखा। आज तुम मेरे मेहमान हो। मुझे पूरी तफसीर बताओ कि इस रात क्या हुआ था। मैंने डरते डरते कहा, जी मैं तो सिर्फ बस अपनी सवारी का इंतजार कर रहा था। आयशा के बाप ने प्यार से डांटा, तुमने हिम्मत का काम किया है, घबराओ नहीं। तुमने मेरी बेटी और मेरे खानदान पर जो कर्म किया है, मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। खुदा ने तुम्हें हमारे लिए फरिश्ता बनाकर भेजा था। मैं झिझकते हुए उस आलीशान बंगले में दाखिल हुआ जहाँ की चमक दमक मेरी पूरी जिंदगी की कमाई से ज्यादा थी। एक रक्षा ड्राइवर जो चंद मिनट पहले जिल्लत के डर से कांप रहा था, अब इस बंगले के मालिक के साथ सोफे पर बैठा था। ये वही हालात थे जिनके बदलने का जिक्र मेरी माँ हमेशा किया करती थी। आज मुझे शिद्दत से अपनी माँ की बातें याद आई कि वो सच कहती थी, वक्त का पहिया वाकई पलक झपकते बदल जाता है। आयशा के बाप ने मेरा हाल पूछा, मेरे काम के बारे में, मेरी जिंदगी के बारे में। मेरे लिए वो लम्हा बड़ा कठिन था, क्योंकि अब वो सिर्फ मेरी कहानी नहीं बल्कि मेरी बेबसी की कहानी पूछ रहा था। मैंने इन्हें अपनी दोनों जवान बहनों को बताया जिनकी शादियां पैसों की कमी की वजह से नहीं हो पा रही थी, और अपने मैट्रिक में फेल होने और बाप की वफात के बाद घर की सारी जिम्मेदारी कंधों पर उठाने का हाल सुनाया। मेरी आंखों में नदामत के आंसू आ गए। बंगला मालिक ने मेरी सारी कहानी नहायत गौर से सुनी। उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी छा गई। जब मैंने खामोशी इख्तियार की तो वो मुस्कुराए, बेटा, तुमने मेरी बेटी की इज्जत और जिंदगी बचाई है। आज से तुम्हारी दोनों बहनों की शादियों और तुम्हारी सारी परेशानियां मेरी हैं। उन्होंने एक बार फिर मेरा कंधा थपथपाया और कहा, तुमने जो कर्ज मुझ पर डाला है उसे मैं सिर्फ तुम्हारे हालात बदल कर ही उतार सकता हूँ। तुम्हारी तालीम का सिलसिला भी अब मैं ही मुकम्मल कराऊंगा और तुम्हें किसी काबिल बनाऊंगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ या हकीकत। आज मेरी माँ की दुआ कबूल हो गई थी। उन्होंने ना सिर्फ मेरे रिक्शे की मरम्मत कराई बल्कि मुझे एक मकबूल मुलाजमत पर रख लिया और मेरी तालीम का अधूरा सिलसिला दोबारा शुरू कराया। वक्त गुजरने के साथ साथ हालात की सख्ती नरमी में बदलने लगी।
जावेद साहब की सरपरस्ती में मैंने मेहनत से अपनी तालीम मुकम्मल की और एक बावकार ओहदे तक पहुंचा। मेरी दोनों बहनों की शादियां, जो मेरे लिए एक पहाड़ जैसा मसला था, जावेद साहब और आयशा बीबी की गहरी दिलचस्पी की बदौलत बहुत अच्छे घरानों में तय पा गई। उन्होंने अपनी छोटी बहनों की तरह उनका फ़र्ज अदा किया और उनकी रुखसती ऐसे वक़ार के साथ हुई कि मेरा सर फ़ख्र से बुलंद हो गया। आज जब मैं अपने पाँव पर खड़ा हूँ तो पीछे मुड़कर देखने पर मुझे वो काली अंधेरी रात याद आती है जिसने मेरी ज़िंदगी में उजाला कर दिया था। माँ ठीक कहती थी कि अल्लाह नेकी का अजर कभी ज़ाया नहीं करता। आज मेरे पास सब कुछ है, बस माँ का हाथ मेरे सर पर नहीं, मगर यकीन है कि जहाँ भी होंगी मेरी कामयाबी देखकर बहुत खुश होंगी। वो पछतावे जो मेरे दिल में समेटे हुए थे अब और शुक्रगुजारी में बदल चुके थे।